गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा नया चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इस चैप्टर का एक और नाम है, इस चैप्टर को सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या दे रखा है हमें इस चैप्टर में? आप लोगों ने प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में बहुत सारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ये जो फाइनल अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, ये कहाँ से प्रिपेयर करते हो? ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हो, राइट? हम ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस कहाँ से प्रिपेयर होता है? लेजर अकाउंट से। जो लेजर हम बनाते हैं, तो जो भी लेजर अकाउंट में बैलेंस बच जाते हैं, उन बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, लेजर कहाँ से बनाते हैं? एंट्री से। और एंट्रीज ट्रांजैक्शन की होती है, मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती है। उन एंट्रीज की पोस्टिंग हम करते हैं लेजर में। जब ईयर एंड हो जाता है तो जो भी लेजर के बैलेंस बच जाते हैं उससे हम बना देते हैं ट्रायल बैलेंस। कुछ एडजस्टमेंट हमें दे रखे होते हैं और फिर हम बना देते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब एंट्रीज करना, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। मगर उन बिजनेस के भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, P&L अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। इस चैप्टर में हमें वो ही करना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ डिटेल हमारे पास है, कुछ डिटेल हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, P&L अकाउंट कैसे बनता है, आपको उनका कॉन्सेप्ट भी पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। फिर P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। उसके बाद जो इनकम होती है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर, जिसमें सैलरी, रेंट, डेप्रीशिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं और उसका रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। फिर बैलेंस शीट की एक तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल और दूसरी तरफ सारी एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब हम एसेट साइड में लिखते हैं। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सबको हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, राइट? तो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए हैं और आपको पता है फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। मगर जो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो ट्रायल बैलेंस से बनाए। मतलब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस से होता है और कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट, प्रीपेड का एडजस्टमेंट, एक्रूड का एडजस्टमेंट, अनअर्न का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है एडजस्टमेंट में, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बना देते हैं, राइट? यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर डिटेल नहीं, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस नहीं, हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। कुछ डिटेल है, कुछ डिटेल को हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ अकाउंट बनाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट के बारे में हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये प्रोप्राइटरशिप के लिए एप्लीकेबल होता है, ये पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, मगर उनको भी फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है, उनको भी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होता है, उनको भी अपनी एसेट और लायबिलिटीज को पता करना होता है। तो ऐसे बिजनेस जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते मगर उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, वो हमें इस चैप्टर में दे रखा है। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर में वो प्रोप्राइटरशिप के लिए दे रखे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन पार्टनरशिप के भी हो, मगर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें सीखने? वैसे मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट आपको पता है, मोस्ट ऑफ द अकाउंट कैसे बनते हैं वो आपको पता है। जैसे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट हम सीखेंगे, डेटर अकाउंट हम सीखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट हम सीखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट हम सीखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हम सीखेंगे, एडजस्टमेंट कौन कौन से, प्रीपेड का, आउटस्टैंडिंग का,
एक्रूड का, अनअर्न का, ये एडजस्टमेंट कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम सीखेंगे, बट ये सारे एडजस्टमेंट आपको ऑलरेडी पता है। तो हम एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं जो अभी तक आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, जो भी आपने पढ़ा होगा, हम एक तरीके से उसको रिवाइज कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और वो है बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट कैसे बनता है? बिल्स रिसीवेबल क्या है? हमारी एसेट्स है। हम इसको कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में दिखाते हैं। तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज ओपनिंग बैलेंस, राइट। उसके बाद में टू डेटर, ड्यूरिंग द ईयर हमें डेटर से जितने बिल मिले, एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो जो भी बिल हमें मिलते हैं, डेटर से मिलते हैं, उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या आएगा? टू डेटर। इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, या ये कह सकते हैं बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर। जो बिल डेटर ने एक्सेप्ट किए या फिर जो बिल हमने ड्रॉ किए, एक ही बात है। तो एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, ओके। उसके बाद में ये जो बिल मिलते हैं, हम इसको या तो बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, या इन बैंक बिल को हम क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हैं, या फिर हम इस बिल को अपने पास रखते हैं, मैच्योरिटी पर हमें पेमेंट मिलेगा। तो मैच्योरिटी पर जब पेमेंट मिलता है तो बाय कैश या बाय बैंक। मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलेगा तो या तो कैश में मिलेगा या चेक से मिलेगा, जो भी है, तो बाय कैश या बाय बैंक। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। या फिर अगर हम इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, डिस्काउंटेड, और उस पर जो डिस्काउंट लगा बाय डिस्काउंट। या फिर हम इस बिल को क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकते हैं। जब क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब जो हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमने उसको बिल दे दी, तो एंट्री क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, ओके। अच्छा, जो बिल हमें मिले अगर वो डिसऑनर हो गए, जो बिल मिले अगर जो मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब बिल का एक टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अगर मैच्योरिटी पर वो डिसऑनर हो गए और वो बिल हमने अपने पास रखा था, हमने ना तो उसको बैंक से डिस्काउंट कराया ना उसको एंडोर्स किया, अगर वो बिल हमारे पास था और मैच्योरिटी पर डिसऑनर हो गया, तो हम उसको लिखते हैं बाय डेटर। बिल जब मिलता है तब हम क्या लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। मैच्योरिटी पर हम बिल वापस डेटर को दे देंगे क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेटर, डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। मगर ये एंट्री केवल तभी होगी जब हमने बिल अपने पास रखा और वो डिसऑनर हो गया। अगर हमने बैंक से बिल को डिसऑनर करा लिया, या हमने उसको एंडोर्स कर दिया, और एंडोर्स किया हुआ बिल या डिस्काउंटेड किया हुआ बिल अगर डिसऑनर होता है, तो उसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं होती। यहां पर हम नीचे बाद में नोट लगा देंगे कि जो बिल हमने एंडोर्स कर दिया, क्योंकि जो बिल हम एंडोर्स करते हैं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में से तो बिल कहाँ चला गया? क्रेडिटर के पास चला गया।
अब जो बिल एंडोर्स किया और वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बैंक ने और फिर वो डिसऑनर हो गया तो बिल तो हमारे पास से चला गया, वो हमने डिस्काउंट कराया तब बैंक को डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अगर वो बिल जो डिस्काउंट किया हुआ है अगर वो डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब उसकी भी कोई एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं होती, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, जो बिल ड्रॉन किया, जो मैच्योरिटी पर हमें पेमेंट मिला, डिस्काउंट किया तो बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, एंडोर्स किया तो बाय क्रेडिटर्स, यहाँ क्रेडिटर के आगे लिख देते हैं एंडोर्स, एंडोर्स। और अगर वो डिसऑनर हो गया बिल और वो हमारे पास पड़ा था तो उसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में बाय डेटर। एंडोर्स किया हुआ बिल या डिस्काउंटेड कराया हुआ बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो उसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं होती, राइट। और फिर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। बहुत सारे पॉइंट तो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन कराए उस समय लगेगा अच्छा ये वाला पॉइंट भी शायद इसमें आएगा, तो वो एडजस्टमेंट फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नो एंट्री इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इफ BR dishonored and bill was discounted और एंडोर्स। अगर बिल हमने एंडोर्स कर रखा है या बिल हमने डिस्काउंटेड करा रखा और वो बिल डिसऑनर हो जाए तो उसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम डिस्कस करेंगे और वो है डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स, जो भी हमने क्रेडिट सेल्स की ड्यूरिंग द ईयर वो लिखते हैं टू क्रेडिट सेल्स। बाय बैंक, जो पेमेंट मिला, बाय कैश, अगर कैश में पेमेंट मिला है तो बाय कैश, चेक से पेमेंट मिला है तो बाय बैंक, ओके। बाय सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न। अगर हमने डेटर को डिस्काउंट दिया है तो बाय डिस्काउंट, ये जो डेटर को हमने डिस्काउंट दिया है ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये जो बिल्स रिसीवेबल है इस पर भी जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बाय बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स हो गए तो बैड डेट्स। बाय बिल्स रिसीवेबल, डेटर से जितने बिल हमें रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर, बाय बिल्स रिसीवेबल मतलब जो डेटर से डेटर पर हमने बिल ड्रॉ किए वो यहाँ पर आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। अगर जो बिल मिले उसमें से कुछ बिल डिसऑनर हो गए तो अगर वो बिल हमारे पास पड़ा था तो टू बीआर, अगर वो बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था तो टू बैंक, और अगर हमने उस बिल को एंडोर्स कर रखा था तो टू क्रेडिटर। मतलब डेटर तो डेबिट होना ही होना है, बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर होता है तो इसका मतलब डेटर को तो डेबिट करना ही करना है। अगर वो बिल हमारे पास पड़ा था तो एंट्री होती है डेटर टू बिल्स रिसीवेबल, अगर वो बैंक के पास पड़ा, बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो एंट्री होती है डेटर टू बैंक, और अगर हमने उस बिल को एंडोर्स किया हुआ था और वो बिल डिसऑनर हो जाए तो एंट्री होती है डेटर टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर, राइट। फिर इसके बाद में यहां पर हम लिखते हैं बाय
बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं बी आर डिसऑनर, बी आर डिसऑनर, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो। अच्छा, यहां पर टोटल डेटर अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। नोट, नो एनी एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसका कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं होता। ठीक है, फिर हम इसके साथ में ही एक अकाउंट और समझ लेते हैं और वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में जितना प्रोविजन है वो यहां पर, अगर हमने बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से राइट ऑफ करते हैं तो जो भी बैड डेट्स थे वो हम यहां से राइट ऑफ करते हैं टू बैड डेट्स, जो भी बैड डेट्स थे वो हम यहां से राइट ऑफ करेंगे टू बैड डेट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर, अच्छा यहां पर ये जो नोट लगा है डेटर अकाउंट में, एक और नोट लगा दो, अगर बैड डेट्स रिकवरी होती है तो वो डेटर अकाउंट में नहीं आता। नो एनी एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर अकाउंट में नहीं आता। अगर कोई बैड डेट्स रिकवर्ड है तो वो बैड इस अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, बैड डेट्स आएगा बट बैड डेट्स रिकवर्ड यहाँ नहीं आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड जब होता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर वो बैड डेट्स रिकवर्ड हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाई बैड डेट्स रिकवर्ड, है ना। इनकम हो गई एक तरह से, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैड डेट्स रिकवर्ड, ओके राइट। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओपनिंग बैलेंस, फिर टू बैड डेट्स, जो बैड डेट्स हुए वो बैड डेट्स हम प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर हमें कितना बैलेंस रखना है, टू बैलेंस सीडी और बाई पी एंड एल, बैलेंसिंग फिगर। जनरली ये बैलेंसिंग फिगर आता है, इतना प्रोविजन हमें ड्यूरिंग द ईयर बनाना है, पी एंड एल से चार्ज करना है। मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, बैड डेट्स को हम यहाँ से राइट ऑफ करेंगे और बाकी का अमाउंट हम पी एंड एल से चार्ज करेंगे। ये अकाउंट इस तरह से बनता है। मतलब इस अकाउंट में कहीं भी डेटर नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आप देखोगे तो कहीं भी डेटर नहीं है, तो डेटर यहाँ पर नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में टोटल डेटर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसके बाद में अच्छा अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट है तो बैड डेट्स है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में राइट ऑफ हो जाएगा। बट अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है तो ये जो बैड डेट्स है ये सीधा सीधा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट कैसे बनता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बिल्स रिसीवेबल जितना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने जितने बिल एक्सेप्ट किए क्रेडिटर के, हम क्रेडिटर को बिल देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं मतलब हम बिल दे रहे हैं, तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्सेप्टेड। जितने बिल हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट किए वो यहाँ पर आएंगे। जितने बिल का हमने पेमेंट कर दिया, अगर कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक। ठीक है, तो टू कैश या टू बैंक। इसके बाद में अगर बिल डिसऑनर हो गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा क्रेडिटर जिसको हमने बिल दिए वो बिल अपने पास रख रहा है, उसने किसी को एंडोर्स किया है या फिर उसने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो बिल डिसऑनर हो गया है तो टू क्रेडिटर, डिसऑनर अगर हो गया है तो जनरली ये एंट्री जनरली नहीं आती, बट अगर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो जाए तो यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट होगा टू क्रेडिटर। बिल मिलता है तो बाई क्रेडिटर, बिल अगर डिसऑनर हो गया, बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया तो टू क्रेडिटर, और उसके बाद में हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन,
बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, बाई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, टू कैश, अगर कैश में पेमेंट किया तो, टू बैंक अगर चेक से पेमेंट किया तो, और अगर दोनों से ही पेमेंट किया, थोड़ा कैश में थोड़ा चेक से, तो टू कैश और टू बैंक। टू बीपी, हमने उनको जितने बिल्स पेबल दिए एक्सेप्टेड, जितने बिल हमने एक्सेप्ट किए। टू डिस्काउंट, अगर उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है तो। टू परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न हो रखा है तो टू परचेज रिटर्न। टू बिल्स रिसीवेबल, जब हम बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स करते हैं, बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हमने एंट्री समझी थी क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल, तो क्रेडिटर में क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। अगर एंडोर्स किए हुए बिल डिसऑनर हो जाए तो एंट्री मैंने आपको बताई डेटर टू क्रेडिटर, डेटर डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, तो यह आएगा बाई डेटर। एंडोर्स बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, बाई बीपी, बिल्स पेबल डिसऑनर अगर हो जाते हैं, डिसऑनर, और फिर टू बैलेंस कैरिड ऑन। देखो ज्यादातर पॉइंट तो कवर कर लिए, बट हो सकता है एक दो पॉइंट कुछ रह गया हो, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको पता चल ही जाएगा। मोस्टली हमने कोशिश की है कि सारे पॉइंट कवर हो जाए, फिर अगर कोई एक दो पॉइंट का एडजस्टमेंट रह गया तो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में हम फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट सीख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट किस पे बनता है? बुक वैल्यू पे बनता है, WDV पे बनता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। फिक्स्ड एसेट्स अगर हमने परचेज किए तो टू कैश, अगर कैश में पेमेंट किया है तो, या टू बैंक अगर हमने उसको चेक से पेमेंट किया है तो। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स सेल कर देते हैं तो बाई कैश या बाई बैंक सेल करने पर। अगर सेल करने पे लॉस हुआ है तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट, और ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर सेल करने से प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रीसिएशन, और फिर फिक्स्ड एसेट्स का हमें मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये बन गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंसेस में हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? जितने एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है, पेड, चाहे वो चेक से किया है चाहे वो कैश में किया है, उसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं। हम लेस करते हैं क्लोजिंग प्रीपेड को, क्लोजिंग प्रीपेड को हम लेस करते हैं, और हम ऐड करते हैं ओपनिंग प्रीपेड को। ये सारे एडजस्टमेंट आपको पता है, बट एक बार फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ, जिससे कि अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए हो तो या वापस आपको याद रहेगा। पेड, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग प्रीपेड लेस, और ओपनिंग प्रीपेड हम उसमें करते हैं ऐड, ठीक है। अच्छा, इनकम, जो इनकम होती है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या और कोई इनकम है, तो जितनी रिसीव्ड होती है, इनकम जितनी हमने रिसीव की है, उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग एक्रूड को, क्लोजिंग
एक्रूड और हम लेस करेंगे ओपनिंग एक्रूड, ओपनिंग एक्रूड, फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग अनअर्न। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि अनअर्न दे रखा हो, अगर दे रखा हो तो क्लोजिंग अनअर्न लेस, और हम ऐड करेंगे ओपनिंग अनअर्न को, और ये हमारी जो भी इनकम है ना। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? वैसे तो आप सबको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, मगर हमें इस चैप्टर में बनाना ही वही है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। परचेज में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। क्या क्या? अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस होगा, अगर लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर या लॉस जो भी तरह का लॉस है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, तो मैं ये यहाँ से फायर हटा देता हूँ। लॉस किसी भी तरह से अगर मटेरियल का लॉस होता है, चाहे वो फायर हो चाहे वो थेफ्ट हो, वो सारे यहाँ से माइनस होंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस। अगर फ्री सैंपल में हमने गुड्स दिया है, अगर हमने फ्री सैंपल किया है तो वो भी यहाँ से हम माइनस करेंगे। अगर हमने गुड्स की ड्राइंग की है, अगर हमने ड्राइंग ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स की ड्राइंग की है तो भी यहाँ से परचेज में से माइनस होगा। ड्राइंग अगर हमने गुड्स की है, कैश की ड्राइंग होती है वो तो कैश अकाउंट में आती है, बट जो हमने गुड्स की ड्राइंग की है वो भी हमें यहाँ से माइनस करना होता है। तो परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, लॉस अगर कुछ हो गया तो माइनस करेंगे, फ्री सैंपल में अगर हमने गुड्स दिया तो माइनस करेंगे, और गुड्स की जो ड्राइंग है वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, और ये जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा आउटर कॉलम में परचेज। हो सकता है, मैंने कहा आपको एक दो एडजस्टमेंट और कुछ हो सकते हैं, तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पर वो एडजस्टमेंट हम कवर कर लेंगे। अच्छा, वेजेज, वेजेज ठीक है, और फैक्ट्री के अगर कुछ और एक्सपेंसेस है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू कैरिज इनवर्ड। अगर कैरिज इनवर्ड है, कैरिज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड, तो उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स में से हम क्या करते हैं? लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं, लेस करते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल, जो हमने सेल्स की है अप्रूवल बेसिस पे और जिसकी अप्रूवल हमें नहीं मिली, एंड अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, जो हमने सेल्स की है अप्रूवल बेसिस पे और उसकी अभी तक ईयर एंड होने तक अप्रूवल नहीं मिली, वो भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं और इसका नेट रिजल्ट हमें मिलेगा सेल्स। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जनरली हमें जो दे रखा होता है उसमें ये जो अप्रूवल वाला जो गुड्स हमने सेल किया था, क्योंकि वो अभी तक अप्रूवल नहीं मिली मतलब वो हमारे स्टॉक है, तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होता है। तो अगर आपको सेल्स ऑन अप्रूवल दे रखी है तो सेल्स ऑन अप्रूवल जो गुड्स कस्टमर के पास है और जिसकी ईयर एंड होने तक हमें अप्रूवल नहीं मिली, उसकी कॉस्ट को हमें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, मतलब जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल है उसकी सेल्स वैल्यू जिसकी अप्रूवल नहीं मिली, ध्यान रखना, जिसकी अप्रूवल मिल गई उसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, जिसकी अप्रूवल नहीं मिली उसकी सेल्स वैल्यू को हमें सेल्स में से माइनस करना होता है और उसकी कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना होता है ना, ध्यान रखना। इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एंड अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, जिसकी हमें अप्रूवल अभी तक मिली नहीं है उसकी सेल्स वैल्यू को सेल्स में से माइनस करना है और उसकी कॉस्ट को हमें
क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। जनरली ग्रॉस लॉस जनरली एग्जाम में नहीं आता, बट अगर आता है तो ग्रॉस लॉस और इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को आगे ले लेते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, हम इसी को आगे लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ग्रॉस लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस। फिर हम सारे एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देते हैं। सारे एक्सपेंसेस में सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एनी अदर कैश एक्सपेंसेस, जो भी नाम होगा, आपको पता ही है कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो जो भी एनी अदर कैश एक्सपेंसेस है। टू डेप्रीसिएशन, जो भी डेप्रीसिएशन लगेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन। अगर किसी एसेट को सेल किया है उस पर लॉस है तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने उसको सेल किया है और लॉस हो गया है, तो अगर हमारे पास कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसको हमने सेल किया और लॉस हो गया तो टू लॉस। अगर प्रॉफिट हो गया है तो इस तरफ बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लिखते हैं टू डिस्काउंट, डेटर को जो हमने डिस्काउंट दिया, टू बैड डेट्स, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस है, राइट। टू बैड डेट्स, जो बैड डेट्स हो गया। अगर हमने प्रोविजन में कुछ ट्रांसफर किया है तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो यहाँ पर आएगा। डिस्काउंट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर इनकम है तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा, वो सारे एडजस्टमेंट करने हैं जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न, वो सारे जो मैंने बताए। मैं आपको नेट अमाउंट बता रहा हूँ कि ये नेट अमाउंट आएगा। जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो एडजस्टमेंट तो आपको इन सब के अंदर करने के बाद ही नेट अमाउंट ये यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर और अगर हम बात करें तो टू फ्री सैंपल जो हमने परचेज में से माइनस किया था वो कहाँ आएगा? यहाँ पर। टू लॉस ऑफ मटेरियल, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, लॉस ऑफ मटेरियल, इसमें से लेस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम है तो वो इसमें से माइनस होके नेट लॉस आएगा। मटेरियल का लॉस हो सकता है फायर से, थेफ्ट से, जो भी है। अगर इंश्योरेंस हमने करा रखा है तो इंश्योरेंस क्लेम जितना होगा वो लेस होके नेट अमाउंट बाहर आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मटेरियल का लॉस हुआ 50,000 का और इंश्योरेंस क्लेम 55,000 का है। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता, बट क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है। तो 50,000 का लॉस है और 55,000 का इंश्योरेंस क्लेम, तो हम ये जो 5,000 का नेट अमाउंट है वो क्रेडिट साइड की तरफ आएगा। लॉस ऑफ मटेरियल 50,000 का, इंश्योरेंस क्लेम 40,000 का, तो 10,000 का इंश्योरेंस क्लेम, मतलब ये जो लॉस है उसका नेट अमाउंट 10,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। 50,000 माइनस 40,000, 10,000। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है तो कैश अकाउंट में आ जाएगा टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें नहीं मिला है, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा ईयर एंड होने तक नहीं मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम हमें एसेट साइड के अंदर लिखना होता है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ₹40,000, राइट। मिल गया है तो कैश अकाउंट में, टू इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है तो एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, राइट। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर हमने मोस्टली सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्रेडिटर बाय डिस्काउंट, क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलेगा, है ना, ये जो हमने डिस्काउंट लिखा है ना, ये डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों पे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है। ये क्रेडिटर से जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है। और कोई इनकम, कुछ भी, एनी अदर इनकम, अगर हमें कुछ दे रखा हो। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैड डेट्स रिकवर्ड,
अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो रखा है तो यहाँ पर आएगा बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। और एनी अदर इनकम, कोई भी कुछ इनकम है, जैसे कोई रेंट की इनकम हो रही है या फिर और कोई कमीशन की इनकम हो रही है, वो सब भी हमें यहाँ पर लिखना है, बाई एनी अदर इनकम। या कोई स्क्रैप है, वेस्टेज है, वो हमने सेल किया है, या न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर है उसको हमने सेल किया है, तो वो जो भी पैसा आ रहा है, छोटी मोटी जो भी अदर इनकम होती है, वो सब हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, बाय नेट लॉस। मगर हमने एक बार ट्रेडिंग P&L को थोड़ा आपको रिफ्रेश कराया, बाकी आपको ट्रेडिंग P&L तो आते ही है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये P&L अकाउंट, और इस तरीके से हमें बनाने होते हैं। अच्छा, एक एडजस्टमेंट यहाँ पर हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। देखो, सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूं और ओपनिंग स्टॉक लेस करूं, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके ओपनिंग स्टॉक को लेस किया जाए, तो ये जो आएगा अमाउंट, ये क्या क्या आएगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया जाए और ओपनिंग स्टॉक को लेस किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे केवल परचेज आएगी। नेट परचेज, नेट परचेज का भी मतलब बताऊंगा आपको, वेजेज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मतलब पता है क्या है, समझना। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर है सेल्स, इधर है जीपी, तो सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं क्लोजिंग ऐड करूं और ओपनिंग लेस करूं, तो रिजल्ट में पता है क्या, ये आएंगे, ये नेट परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और कैरिज इनवर्ड। मतलब अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और कैरिज इनवर्ड, अगर इसकी डिटेल दे रखी है तो इसके, या इसके बारे में कुछ दे रखा है, तो ये होगा कि ये दे रखें। अगर वेजेज के बारे में, कैरिज इनवर्ड के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये जो बच गया वो केवल और केवल क्या है, नेट परचेज। नेट परचेज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करोगे, और वेजेज, कैरिज इनवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में अगर कोई डिटेल नहीं है, तो पीछे क्या बच गई, नेट परचेज। नेट परचेज बची, ध्यान रखना। अब नेट परचेज से अगर आपको टोटल परचेज पता करनी है तो क्या करो, नेट परचेज में ड्राइंग ऑफ गुड्स ऐड कर दो, फ्री सैंपल ऐड कर दो, लॉस ऑफ मटेरियल ऐड कर दो, परचेज रिटर्न ऐड कर दो, तो आपको टोटल परचेज मिल जाएगी। टोटल परचेज का बाइफर्केशन किया जाए तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर आपको कैश परचेज पता है तो रिमेनिंग इज क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में कैश परचेज मतलब परचेज के बाइफर्केशन नहीं कर रखा है कि कितनी कैश और कितनी क्रेडिट, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी परचेज है वो क्रेडिट पे। सेम इसी तरह से अगर सेल्स का बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट पे, और अगर बाइफर्केशन किया हुआ है तो फिर टोटल सेल्स का बाइफर्केशन हो जाएगा, कितनी परचेज है और कितना सेल, ये है कितनी कैश में और कितनी क्रेडिट में। सेल्स का भी बाइफर्केशन हो जाएगा, परचेज का भी बाइफर्केशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स माइनस जीपी इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस करेंगे प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो पीछे जो अमाउंट बचेगा वो परचेज, वेजेज, कैरिज इनवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन सब का ऐड करके बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स पता हो तो ये डिटेल इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। अगर आपको सेल्स पता है तो, सेल्स अगर हमें पता है तो ये इस तरीके से बन सकता है। बट अगर आपको सेल्स पता नहीं है, परचेज पता है, तो फिर इसको, अगर आपको परचेज की डिटेल पता रखी है तो फिर इसको कैसे बनाएंगे समझना। नेट परचेज
नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब समझ गए, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, फिर उसमें से वो माइनस करना है परचेज रिटर्न, माइनस करना है लॉस, माइनस करना है ड्राइंग ऑफ गुड्स, माइनस करना है फ्री सैंपल, तो वो नेट परचेज आएगी। नेट परचेज में अगर हम वेजेज ऐड करें, कैरिज इनवर्ड ऐड करें, कैरिज इनवर्ड ऐड करें, हम इसमें ऐड करें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जनरली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जनरली क्वेश्चन में नहीं दिए होते, तो वेजेज ऐड करें, कैरिज इनवर्ड ऐड करें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करें, फिर हम इसमें ऐड करें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और हम इसमें से लेस करें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें जीपी रेट दे रखी है, जैसे मान लो जीपी रेट दे रखी है 20%, अगर जीपी सेल्स का 20% है, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80% ऑफ सेल्स। अगर जीपी 20% रेट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80%। अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया तो हम सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी उसमें 80% का डिवाइड करोगे तो आपको टोटल सेल्स मिलेगी, टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स नहीं, टोटल सेल्स मिलेगी अगर जीपी रेट 20% है तो। अगर जीपी रेट 25% है मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिलेगी उसमें आपको 75% का डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको टोटल सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल्स टू टोटल सेल्स, ये आपको टोटल सेल्स मिल जाएगी। मतलब अगर आपको सेल्स पता है तो ऐसे चलो, सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से क्लोजिंग ओपनिंग एडजस्टमेंट करो, उसमें वेजेज कैरिज इनवर्ड इन सब का ये ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट करो, तो जो आएगा उसमें वेजेज कैरिज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नेट परचेज सब होगी। तो आप इससे परचेज को अगर कभी फाइंड आउट करना हो, या परचेज दे रखी हो सेल्स को फाइंड आउट करना हो, या परचेज और सेल्स दोनों दे रखी हो और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना हो, तो इस ये जो हमने कैलकुलेशन की इसके थ्रू हम ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स इन सब की कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन इस टाइप की, ये जो मैंने अभी लिखी है, परचेज की कैलकुलेशन, सेल्स की कैलकुलेशन, या हमें सेल्स पता करना है डेटर अकाउंट बनाकर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना के, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि ये हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है या फिर ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर वो अकाउंट जो मैंने आपको बताया बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा पहले, उसके बाद ही डेटर अकाउंट बनेगा, फिर बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बहुत बार क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज की डिटेल आएगी, या बहुत बार डेटर का अकाउंट बना के सेल्स की डिटेल आएगी, या हो सकता है सेल्स की डिटेल इस तरीके से फाइंड आउट हो जाए, या परचेज की डिटेल इस तरह से फाइंड आउट होता है। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखकर ही हम फाइंड आउट करेंगे कि अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका लगेगा, पहले कौन सी डिटेल फाइंड आउट होगी, बाद में कौन सी डिटेल फाइंड आउट होगी, है ना। कुछ तरीका मैंने आपको बताया, कुछ अकाउंट के फॉर्मेट मैंने आपको बताया, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। बहुत बार क्वेश्चन में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा होता है, तो हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर नेट लॉस है तो लेस होगा, उसमें जो ड्राइंग है चाहे वो कैश की ड्राइंग है, चाहे वो चेक से ड्राइंग है, चाहे वो गुड्स की ड्राइंग है, जो भी टोटल ड्राइंग है वो ड्राइंग हम उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें अच्छा अगर कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ऐड एडिशनल कैपिटल, लेस ड्राइंग, और ऐड नेट प्रॉफिट या लेस नेट लॉस, इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके बाद में हम जो भी लाइबिलिटीज होती है वो सारी लाइबिलिटीज हम कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट साइड की लाइबिलिटी साइड की तरफ लिखते हैं। जैसे लोन अगर लिया है तो लोन, अच्छा यहाँ पर एक्सपेंसेस में अगर इंटरेस्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट,
ऑन लोन, अगर कुछ लोन लिया है, अगर हमने एफडी करा रखी है तो उसका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट इनकम। वैसे तो मैंने आपको कहा ही था कि जब क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कुछ और एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में वहाँ दे रखा हो, तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट की इनकम है तो क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में। तो एसेट साइड में हम क्या क्या लाइबिलिटी साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, कैपिटल मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। उसके बाद में और हम क्या लिखते हैं, अगर कोई लोन ले रखा है तो लोन लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, ये सब हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड के अंदर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेज, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर को लिखेंगे, लोन लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड में जनरली ये हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। अच्छा, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, उसमें जो परचेज किया, उसमें जो सेल किया, परचेज ऐड हो जाएगी, सेल लेस हो जाएगा, जो डेप्रिसिएशन लगा वो लेस हो जाएगा, और उसकी जो WDV होगी, क्लोजिंग WDV, वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास है तो इन्वेस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा स्टॉक को लिखते हैं। उसके अलावा डेटर में से लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से माइनस करके डेटर का नेट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, ये सब हम कहाँ लिखते हैं, ये सब हम एसेट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो एसेट और फिर लाइबिलिटी। तो इस तरीके से हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक तरीका, ये जो बिजनेसमैन जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, उनके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। एक तो तरीका ये फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और वहां से हम प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट करेंगे और उनकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। एक और तरीका जिसका हम क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन वो उसी के बारे में दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कैपिटल बैलेंस शीट में लिखते हैं तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और उसमें से हम लेस करते हैं ड्राइंग। द नेट रिजल्ट इज क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, अगर नेट लॉस है तो वो लेस हो जाएगा, नेट लॉस अगर है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए एक और तरीका काम में ले सकते हैं। क्या, अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दें, एडिशनल कैपिटल को लेस करें, और ओपनिंग कैपिटल को लेस करें, तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाएगा, अगर ये प्लस में है तो नेट प्रॉफिट, अगर ये माइनस में तो नेट लॉस, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर फिर इसमें ट्रेडिंग P&L नहीं बनता, फिर इसमें क्या बनती है, बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग। जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। फिर ड्राइंग की डिटेल आपको दे रखी होगी, ड्राइंग गुड्स की हो चाहे कैश में हो, वो सारी ड्राइंग यहाँ पर ऐड होगी। एडिशनल कैपिटल डिटेल दे रखी होगी तो एडिशनल। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ड्राइंग की डिटेल दे रखी होगी, एडिशनल कैपिटल की हमें डिटेल दे रखी होगी, अगर है तो दे रखी होगी, और उससे भी हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, P&L अकाउंट नहीं बनता। प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। वहां पर बैलेंस शीट को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम देते हैं,
जनरली ये वर्ड यूज होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट ही है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग क्लोजिंग, उसे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, तो केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो। तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और उसमें ड्राइंग का और एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रेडिंग P&L बना के कैलकुलेट करना है या इस तरीके से कैलकुलेट करना है? अगर हमें ट्रेडिंग P&L बनाने से प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी होगी तो उसके बारे में डिटेल दे रखी होगी, सेल्स की डिटेल, परचेज की डिटेल, एक्सपेंसेस की डिटेल, वो सब अगर डिटेल दे रखी हो तो इसका मतलब हमें ट्रेडिंग P&L बना के करना, और या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे हमें एक्सपेंसेस की डिटेल या ट्रेडिंग P&L बनाने की डिटेल क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी होगी। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटीज की डिटेल दे रखी होगी, ड्राइंग की डिटेल दे रखी होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट या लॉस को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। जनरली जो ट्रेडिंग P&L वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखा हुआ होता है लास्ट में प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में केवल एसेट और लायबिलिटीज की डिटेल है, कुछ भी एक्सपेंडिचर या कुछ ऐसी कोई डिटेल हमारे पास है नहीं जिससे कि ट्रेडिंग P&L बनाया जा सके, तो श्योर है फिर हमें प्रॉफिट या लॉस को स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल के थ्रू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में जनरली इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा किस लिए होता है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। थोड़ा बहुत मैंने आपको तरीका बताया कि ये अकाउंट ऐसे बनता है, बाकी ये सारे अकाउंट भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये सारे एडजस्टमेंट भी आप पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर दी एंड होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको बता दिए, सारे अकाउंट के फॉर्मेट आपको बता दिए, जैसे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो सारे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वगैरह है, वो सारी डिटेल, वो सारे जो अकाउंट है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ही हम वहाँ पर उनको एनालाइज करेंगे, उनको समझेंगे कि कैसे ये अकाउंट बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बहुत बार बना चुके हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।